हेलो जी बेटा, जय श्री कृष्ण सभी को। राधे राधे भाई, कैसे हैं सब लोग। थोड़ा क्लास के लिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कल वाली क्लास को हम लोग आगे फिर कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं कि जो अभी तक अपना डिस्कशन वाला पॉइंट था, यानी कि मैंने हमेशा कहा है कि आपके पास में पादप जगत में जो एक उद्विकास का फॉर्म है, जिसे हम लोग कह रहे हैं इवोल्यूशन चल रहा है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया थैलोफाइटा, जिसमें आपके पास में विभिन्न प्रकार की शैवालें आ गई, जिसमें हरी शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल हो गई। उसके बाद में थोड़े फीचर एडवांस हुए, ब्रायोफाइटा आए। ब्रायोफाइटा पहले ऐसे पादप है जो जल से निकलकर थल पर पहुंचे, जिन्हें पादप जगत के उभयचर कहा गया। उसके बाद में नेक्स्ट आए जिन्हें हमने टेरिडोफाइटा कहा। टेरिडोफाइटा पहले ऐसे पादप है जिनमें सवहन पूल यानी आपके पास में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। उससे थोड़ा आगे चले तो हमारे पास में जिम्नोस्पर्म आ गए। जिम्नोस्पर्म में ऐसे बीज तो बनते हैं लेकिन बीज के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है, यानी इससे हम लोग नेकेड बीज के या हम लोग कहेंगे नेकेड सीड के नाम से नहीं है। और उसके बाद में हम लोग कल वाली क्लास में बात कर रहे थे जिसका नाम है एंजियोस्पर्म या फिर आवर्त बीजी पादप। फिर हमने कल वाली क्लास में जो हमारे आवर्त बीजी है उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर यानी लक्षणों पे बात की। जैसे हमने कहा कि इनकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, 2n है, द्विगुणित है। कौन से फॉर्म मिलेंगे, बीजाणुद्भिद से रिलेटेड आपके पास में, क्योंकि दो होते हैं, एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट, तो यहाँ कौन से मिलेंगे, बीजाणुद्भिद। यहाँ जड़ तना पत्ती है, पूर्ण रूप से विकसित है। इनमें भ्रूण का निर्माण भी हो रहा है, बीज का निर्माण भी है। इनमें जाइलम और फ्लोएम है, वो भी अच्छे तरीके से पाए जा रहे हैं। अच्छे तरीके का मतलब इनके जाइलम और फ्लोएम में दोनों में 4-4 घटक आपके पास में पाए जा रहे हैं। इनके दो क्लासे हैं जिनका नाम डाइकोट और मोनोकोट, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री है। इन पे अपना डिस्कशन हो गया था और हमने कहा इनका जो जीवन चक्र है वो डिप्लॉन्टिक है, आपके पास में द्विगुणितक के रूप पाए जाते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जिन पे हमारा कल बात हुई थी। अब चीजें हम लोग और आगे बढ़ाए। हमने कहा कि जब भी हम लोग आवर्त बीजी पादप को पढ़े तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि इनमें कुल कितने घटनाएं चलती है, 8 घटनाएं हैं। उन 8 घटनाओं में आपके पास 4 घटनाएं निचेसन से पहले हैं और 4 घटनाएं निचेसन के बाद है। अगर मैं कह दूं कि निचेसन से पूर्व आपके पास कौन कौन सी घटनाएं मिलती है तो मैं उसमें कहूंगा उसमें परागकण यानी कि पोलन ग्रेन का निर्माण है, एम्ब्रियो से कोश का निर्माण है, तीसरा आपके पास में पॉलिनेशन यानी परागण की प्रक्रिया है, और चौथा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, जहां परागकण आपके पास में किसी माध्यम के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिका तक पहुंचेगा, लेकिन आपके पास वो परागनली बनाएगा नहीं बनाएगा, उनके बीच का जो संवाद है इसे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के नाम से जानेंगे। तो निचेसन से पहले कितनी हो गई, 4। अब कोई पूछे भाई निचेसन के बाद कितनी घटनाएं होगी, तो निचेसन के बाद अगर हम लोग देखें वो भी कितनी घटनाएं हैं, 4। उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग कहेंगे एक भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण कोश का निर्माण होगा, वहीं पे फल का निर्माण होगा और बीज का निर्माण होगा। तो 4 निचेसन के बाद घटनाएं हैं और 4 निचेसन से पहले की घटनाएं हैं। फिर हमने ये भी कहा कि यदि अगर हम लोग देखें कि हमारे पास में ये जो एंजियोस्पर्म है, कौन है बेटा जी, बोलो भाई, एंजियोस्पर्म है, जिसे हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपके पास में आवर्त बीजी पादप है, उस आवर्त बीजी पादप के अंदर आपके पास सबसे पहले कल वाली क्लास में हम लोग देखें तो हमने किस पे बात की थी, हमने बात की थी यहाँ पर आपके पास में स्टेमन के लिए। और ये जो आपके पास में स्टेमन या फिर जिसे हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ के जो ये नर है या जिसे हम लोग मेल कह रहे हैं, इनकी संरचना का फॉर्म याद करो। आपके पास में कैसे फॉर्म बनाए थे, ये वाला पोर्शन आपके पास कौन सा कहला रहा था, इसे तो हम लोग यहाँ पर कह रहे थे फिलामेंट, या कह सकते हैं इसे हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे थे, तंतु। और ये कौन है आपके पास में बेटा जी, एंथर है, एंथर कह दो, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं ये क्या होगा आपके पास में, पराग कोश होगा।
और बताओ मुझे परागकोश कितने पाली होते हैं? द्विपालित आपके पास संरचना मिल जाएगी। और एक के अंदर आपके पास में स्पोरेंजिया से रिलेटेड कितने? दो। तो आपके पास में एक के अंदर दो है तो हम इसे यहाँ डाइथिकस के नाम से जानेंगे। फिर हमने ये भी कहा कि इसके अनुप्रस्थ काट को काट लिया जाए तो यहां पर आपके पास में कितनी परत देखने को मिल जाती है? तो 4 परतें हैं। सबसे पहली कौन सी थी? एपिडर्मिस। सेकंड नंबर पे कौन है? उसको हम लोग कहेंगे एंडोडर्मिस। तीसरे नंबर पर है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा जी? मिडल लेयर, या फिर हिंदी में कह रहे हैं इसे मध्य परत। और चौथे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जैसे हम लोग आपके पास में टेपेटम के फॉर्म, ये आपके पास में यहाँ पर ये 4 परतें होती है। और याद है बेटा कल हमने कहा भी था कि पहली ये जो 3 परतें हैं इनकी गुणिता कैसी होती है? 2n। और टेपेटम क्या होती है? बहुगुणिता। टेपेटम का काम क्या है? विकसित होते हुए पराग कणों को आपके पास में पोषण प्रदान करने का काम किया जाएगा। और इन सब के बाद में हमने ये कहा कि हमारे पास में यहाँ पर विशेष टाइप की कोशिकाओं के फॉर्म जो मृदुतक से रिलेटेड है वो उत्तक का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं आपके पास में? बीजाणु जन उत्तक के नाम से जानेंगे। यहां तक हमने कल डिस्कशन कर लिया था। आज थोड़ा सा हम हमारी जर्नी इससे आगे लेकर चल रहे हैं कि अब इसमें नेक्स्ट फॉर्म में क्या क्या होने वाला है। तो आ जाओ बेटा आपके पास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर माइक्रो स्पोरो जेनेसिस पढ़ेंगे, यानी आपके पास लघु बीजाणु जनन। क्या होगा आपके पास में? लघु बीजाणु जनन पे हम लोग यहां पर बात करेंगे कि लघु बीजाणु जनन के अंदर कौन कौन से फॉर्म देखने को मिलेंगे। याद रखना बेटा, लघु बीजाणु जनन के अंदर जो यहाँ की कोशिकाओं के फॉर्म है और यहाँ जो आपके पास में कोशिकाओं के फॉर्म देखने को मिलेंगे वो स्पोरोजेनस आपके पास है, यानी बीजाणुजन उत्तक है। और यहाँ पर ये बनाएंगे आपके पास में सेल, जैसे हम लोग कह रहे हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल आपके पास में, जिसे हम लोग कह सकते हैं बेटा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। कौन सी है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और आप जानते हैं जो मात्र कोशिका होती है वो कैसी होती है? आपके पास में 2n होती है, वो द्विगुणित है। अब ये जो द्विगुणित मात्र कोशिका है इसके अंदर आपके पास में क्या देखने को मिलेगा? यहां मिलेगा डिवीजन, विभाजन। कौन सा होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस होगा, इसका मतलब यहां पर जो विभाजन हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? अर्धसूत्री विभाजन मिलेंगे। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन होंगे उन अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनने वाले हैं? माइक्रोस्पोर। क्या बनने वाले हैं? माइक्रोस्पोर। यानी लिख सकते हैं हमारे पास है क्या बनेंगे? लघु बीजाणु। क्या बनने वाले हैं? लघु बीजाणु, जिनकी संख्या कितनी होगी? 4। बहुत आसान है आपके पास में। लघु बीजाणु जनन के अंदर कौन है आपके पास में? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने क्या किया? अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बने? लघु बीजाणु। ये जो लघु बीजाणु बने हैं वो कितने बने? 4। ये तो पता है ना कैसे बनेंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। और अर्धसूत्री विभाजन जब आपके पास में 2 होंगे तो यहाँ 1 से 2 और 2 से फिर आगे कितने बन जाते हैं? 4 बनेंगे। तो यहाँ लघु बीजाणु बन गए 4। अब ये जो लघु बीजाणु है इनकी 2 प्रकार की व्यवस्था आपके पास में बेटा जी देखने को मिल सकती है। आप कहेंगे कैसी व्यवस्था सर? यहाँ पर बेटा इन व्यवस्था के लिए हम लोग देखें तो इस प्रकार के फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। एक व्यवस्था तो ये हो सकती है कि ये कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाए, और एक व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है, 1 2 3 और 4। आप कहेंगे सर इधर तो हमारे पास 4 लघु बीजाणु दिख रहे हैं, इधर तो हमें 3 ही दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 4 लघु बीजाणु इधर हो गए, 3 आपको दिख रहे हैं और एक इसके पीछे की तरफ है, तो यहां पर भी 4 है और इधर भी कितने हैं? 4।
अगर आपके पास बराबर दो भागों में बढ़ते हुए संरचना अगर दिख जाए तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा जी यहां पर आइसो बाई लेटरल के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं इसे हम लोग यहां पर स्वम द्वि पार्श्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? सम द्वि पार्श्व के नाम से जानेंगे। याद रखना, तुमसे कोई पूछे कि भाई इसका एग्जाम्पल बताओ तो एग्जाम्पल कहना कि ये मिलते हैं मोनोकॉट के अंदर। मोनोकॉट समझ जाएंगे, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास में एक से रिलेटेड या एक बीज पत्री है, वो हम लोग यहां पर कह सकते हैं। दूसरी तरफ यहां पर चेक करें तो यहां मिलेंगे वो कौन से बेटा? उन्हें हम लोग कहते हैं टेट्राड, या जिसे हिंदी में कह सकते हैं चतुष्क। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, चतुष्क तीन सामने दिख रहे हैं और एक इसके पीछे की तरफ है, तो टोटल कितने हो गए? 4। और ये जो चतुष्क वाले हैं वो कहां मिलते हैं? वो मिल जाएंगे आपके पास में डाइकॉट के अंदर, यानी कि द्विबीजपत्री पादप है, उनमें आपके पास देखने को मिल जाएंगे। चलें जी, क्या करें? हेलो सर, हेलो, बिल्कुल बेटा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को बेटा। देवेंद्र है, चौधरी है आपके पास में, पवार है, बिल्कुल, कविता, रानू, सबके लिए हेलो, जय श्री कृष्णा बेटा। पूरी क्लास होगी, बिल्कुल सारी क्लास आपके पास चली रही है आपके पास है। हाँ, ये है कि आज स्टार्टिंग आपके पास में बायोलॉजी से हुई है, इससे पहले आपके पास में केमिस्ट्री की क्लास रहती है, लेकिन आज सर को कुछ काम रह गया है तो वो अभी यहाँ नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। तो याद रखना, स्वमद्वि पार्श्व तो किसमें है? मोनोकॉट में। और जो टेट्राड है वो किसमें आपके पास में है? वो डाइकॉट में है। और यहीं पे आपको मैं एक चीज और समझा देता हूं बेटा, आपके पास जब आप 4 लघु बीजाणु देख रहे हैं तो वो आप देखो चारों यहां पर जुड़े हुए हैं आपके पास में, और यहाँ जिससे वित्तीय से रिलेटेड जो आपके पास परतीय रूप है, ये कौन से आपके पास में? इसे हम लोग कह देंगे ये है आपके पास है बेटा कैलोस। क्या है? कैलोस। अब आपके पास में ये जो परागकोश है, इस परागकोश के अंदर ही तो है ये चारों आपके पास में। अब परागकोश एक समय के बाद में क्या होगा? मैच्योर होगा और परिपक्व होगा। परिपक्व होगा तब आपके पास में ये जो कैलोस है, तो इनको यहां पर आपके पास घुल जाएंगे। घुलने के लिए यहाँ पे कौन है? कैलेस एंजाइम है। तो यहां इसको घुलने के लिए कौन है आपके पास में बेटा जी? यहां आपके पास में कैलेस एंजाइम, और इस एंजाइम की सहायता से जब ये कैलोस वाली पट्टियां हैं, जब ये घुल जाएगी तो आपके पास परिपक्वन के रूप में यहां से बाहर आ जाएंगे। वो क्या होंगे आपके पास में? वो माइक्रोस्पोर के फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? लघु बीजाणु। ठीक है, बहुत आसान है। क्या किया हमने? आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है बेटा जी? टॉपिक है आपके पास है बेटा जी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन में कौन है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है? 2n। विभाजन कौन सा हुआ? अर्धसूत्री। क्या बनाए? लघु बीजाणु। कितने बनाए? 4 बनाए। चारों जहां से फिट हो रखे हैं आपके पास है, वो कौन है आपके पास में? कैलोस। इसको घोलने के लिए एंजाइम कैलेस एंजाइम। व्यवस्था कितनी? 2 प्रकार की। अगर स्वमद्वि पार्श्व है तो मोनोकॉट, और अगर चतुष्क वाली संरचना है तो किसमें मिलेगी? वो संरचना मिलेगी डाइकॉट के लिए। क्लियर हो गया? इस प्रकार का फॉर्म हमारे पास में देखने को मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये जो माइक्रोस्पोर है ये किस प्रकार के संरचना के रूप में दिखाई देते हैं? तो इसका मतलब जब विस्फोटन से रिलेटेड या परिपक्व हो जाएंगे तो ये कैसे दिखाई देंगे? तो अगला पॉइंट ये हम लोग यहां डिस्कशन करते हैं आपके पास में माइक्रोस्पोर। किस पे बात करेंगे बेटा जी? माइक्रोस्पोर, या कह दो हमारे पास में कौन है? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु की हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? संरचना, कि इनकी संरचना किस प्रकार की रहेगी। बहुत आसान है, इनकी संरचना बेटा जी कुछ इस प्रकार की है। यहां पर ये इस प्रकार से हमारे पास में यहां पे शो हो जाएंगे। यहां अगर हम लोग देखें तो इनके चारों तरफ अगर हम लोग देखें तो 2 आवरण आपके पास में देखने को मिल जाएंगे। आप कहेंगे किस प्रकार के आवरण है बेटा जी? यहाँ के जो आवरण है बेटा,
इन्हें हम लोग यहाँ पर कहते हैं बाहर वाला आवरण है। तो बाहर वाले आवरण का तो नाम है बाह्य चोल या फिर कहते हैं एक्साइन। मैं यही चीजें नोट कर देता हूं। ये बाहर वाला आवरण है आपके पास में, बाह्य आवरण, और ये बाहर वाला आवरण है, इसे हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? एक्साइन, या हिंदी में कहेंगे बेटा आपके पास में बाह्य चोल। और तुमसे कोई पूछे कि इनका बाह्य चोल है वो किसका बना होता है? वो बना होता है आपके पास में बेटा जी स्पोरोपोलेनिन का बना है। किसका बना है आपके पास में बेटा जी? स्पोरोपोलेनिन का बना है आपके पास में। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है वो प्लांट के लिए सबसे ज्यादा हार्ड वाले फॉर्म आपके पास में है। बिल्कुल आपके पास में कुमावत कह रहे हैं जय श्री कृष्ण, हेलो, ठीक है। बॉस कहां पर है सर? बेटा आज उनको कुछ काम हो गया है इसलिए वो आज क्लास नहीं ले पाएंगे, इसीलिए अपनी क्लास से है ये सेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो कल जैसे आएंगे, बाकी तो सेम रूटीन अपना चलता ही है। सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स के लिए रहते हैं। लेकिन अभी मैंने कहा ये क्लास ऐप में और यूट्यूब में दोनों पर है। तो यहां पर आपके पास में ऐप में तो तीनों क्लासें चल रही है और यूट्यूब पर आपके पास में यहां देखेंगे तो दो है, एक केमिस्ट्री के लिए और एक है बायोलॉजी के लिए आपके पास में। चले, आपके पास बुक वगैरह बिल्कुल आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी जल्दी ही, ठीक है। चलो फिर से आओ बेटा जल्दी से इधर। तो यहाँ लघु बीजाणु की संरचना में दो आवरण है, एक बाहर का आवरण है और एक है अंदर का आवरण। जो बाहर वाला आवरण है उसे कहते हैं बाह्य चोल। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। याद रखना बेटा ये जो बाहर वाला आवरण है जो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है, ये कैसा होता है? हार्ड होता है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ये कैसे होते हैं? बाहर वाला आवरण है बेटा वो कठोर होते हैं आपके पास में। इसके अलावा अगर हम लोग देखें बाहर का आवरण कठोर तो है ही है, इसके अलावा ये क्या काम करेगा आपके पास में? मैं कहूंगा ये आपके पास में सुरक्षा या फिर प्रोटेक्शन है वो प्रदान करता है। आप कहेंगे सर कठोर है तो आपके पास में कोई फायदा? बहुत फायदा होने वाला है। ये कोई टेम्परेचर हो गया, कोई पीएच का फॉर्म हो गया, कोई अम्लीय प्रकृति होगी, क्षारीय प्रकृति होगी, इनसे आपके पास में ये प्रभावित नहीं होते। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं आपके पास में, ये यहां पर आपके पास कोई अम्ल है या फिर कोई क्षार है, कोई पीएच है या फिर आपके पास में तापमान है, आपके पास में इनसे क्या है? अप्रभावित है, इनसे प्रभावित नहीं होते। इसीलिए याद रखना आपके पास में इस स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण किस रूप में हमें मिल जाते हैं? याद रखना आपके पास में जीवाश्म के रूप में हमारे पास देखने को मिल जाते हैं। मतलब लंबे समय तक आपके पास में ये देखने को मिल जाएंगे, ऐसा आपके पास फॉर्म रहेगा। लेकिन ये बात किसकी है? बाहर वाला आवरण जिसका नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन है। क्लियर है बेटा जी? चलो फिर आगे देखते हैं कि ये जो बाह्य आवरण के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ चले तो यहां अंदर की तरफ जो आवरण है ये वाले, इस आवरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आंतरिक आवरण। आंतरिक आवरण। और इस आंतरिक आवरण को हम लोग यहां लिखते हैं बेटा जी अंतःचोल। क्या कहने वाले हैं? अंतःचोल, या इसे हम लोग कहने वाले हैं इंटाइन। क्या बोलेंगे? इंटाइन। कोई तुमसे कह दे कि बाहर वाला आवरण तो किससे बना था? मैंने कहा बाहर वाला आवरण तो स्पोरोपोलेनिन का है। कोई पूछे कि भाई अंदर वाला आवरण किसका बना है? तो याद रखना अंदर वाला आवरण है वो किसका बना है आपके पास में? सेलुलोज का। और साथ में कौन है? पेक्टिन। और आप समझ चुके हैं सेलुलोज और पेक्टिन है, इसका मतलब ये है वो कौन है आपके पास में? सेल वॉल है, यानी जिसे हम लोग कहेंगे ये कौन है आपके पास में? कोशिका भित्ति है। और यही चेक करेंगे अंदर की तरफ तो ये कौन है आपके पास में? सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। बाकी तो याद है ना कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली दो चीजों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स की। लेकिन आप तो याद रखें बाहर वाला और अंदर वाला आवरण, जो बाहर की तरफ है उसको कहेंगे बाह्य चोल और जो अंदर की तरफ है उसे कहेंगे अंतःचोल। बाहर वाला चोल किससे बना है?
तो स्पोरोपोलिनिन का। अंतः चोल किससे बना है? तो वो बना है सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना है। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर चेक करेंगे तो क्या है, न्यूक्लियस वाले फॉर्म में, और यहां आपके पास में वैक्यूल, वैक्यूल हिंदी में क्या बोलेंगे, हमारे पास में रिक्तिका है वो आपके पास में पाई जाएगी। ये तो कॉमन फीचर हो गया। आप कहेंगे सर अगर ये पराग कण हवा में उड़कर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो वहां तो ये पराग नली बनाता है, फिर वो ये पराग नली कैसे बनेगी अगर बाहर वाला आवरण हार्ड है? इसका भी इलाज है। आप देखो यहां कुछ ऐसी जगह भी मिलेगी जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है। आप देखो यहां ये वाला जो स्पेस देखो जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं होते, इसे कहते हैं जर्मपोर, जननिक छिद्र के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो अपने पास में बेटा स्पेस आ जाता है, इसे हम लोग यहां पर कह देंगे जननिक पोर, या लिख सकते हैं हमारे पास में ये क्या है, जर्मपोर है, या लिख सकते हैं आपके पास में जननिक छिद्र। और इस जननिक छिद्र से ही आपके पास में यहां ओरिजिन फॉर्म मिलेगी, या फिर आपके पास में उद्गम के फॉर्म में या उत्पत्ति के फॉर्म में। वो कौन है आपके पास में, पराग नली। क्या है आपके पास में, पराग नली है, वो यहां से देखने को मिल जाएंगे। आप कहेंगे सर ये जो हमारे पास में पराग नली वाले पोर्शन जहां जर्म पोर से निकल रहे हैं, वो जर्म पोर क्या एक ही होगा या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? आपके पास में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ज्यादातर एक या तीन वाली कंडीशन ज्यादा है। तो अगर हमारे पास में ये जर्म पोर, याद रखना अगर इनकी संख्या कितनी है, एक है, तो इसे हम लोग कहते हैं मोनोकॉल्पेट आपके पास में। और ये कहां मिलते हैं, मोनोकॉट के अंदर। कहां मिलेंगे, मोनोकॉट। और यदि आपके पास इनकी संख्या 3 है तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये क्या होंगे आपके पास है, ट्राइकॉल्पेट हो जाएंगे। और ये कहां देखने को मिलेंगे, डाइकोट यानी द्विबीज पत्री पादप है उनमें देखने को मिल जाएंगे। बहुत सामान्य संरचना, किसी भी अगर माइक्रोस्पोर के लिए या हमारे पास लघु बीजाणु की संरचना में दो भाग, एक एक्साइन है और एक है इंटाइन। बाहर वाला भाग बना है वो स्पोरोपोलिनिन का, अंदर वाला पोर्शन है वो आपके पास में किसमें है, तो मैं कहूंगा वो आपके पास में मिल जाएगा यहां पर सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना है। बाहर वाला कैसा भाग होता है, कठोर होता है, सुरक्षा का काम करेगा। ये आपके पास में रेजिस्टेंस फॉर्म देता है, यानी कोई अम्ल है, कोई क्षार है, कोई तापमान है, उनसे प्रभावित नहीं होते, इसलिए किस रूप में मिल सकते हैं, तो मैं कहूंगा ये जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर है, डायग्राम के साथ सारी चीजें समझ में आ रही है। चले अगर हम लोग कहें कि हमारे पास में ये जो संरचना है आगे चलकर आपके पास में डिवीजन को इंडिकेट करेगी, कैसे करेगी उसको भी हम लोग देखेंगे, यहां पर किस प्रकार का फॉर्म देखने को मिलता है। अगर हमें कहें कि हमारे पास में यहीं पर सबसे पहले कौन था, तो मैंने कहा यहां पर सबसे पहले है माइक्रो स्पोर मदर सेल है। कौन है, माइक्रोस्पोर मदर सेल आपके पास है, जिसे हम लोग कह सकते हैं ये है आपके पास में लघु बीजाणु मात्र कोशिका। कौन है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका है तो मात्र कोशिका कैसी होती है, 2n। इस लघु बीजाणु के अंदर आपके पास कौन सा हो गया, विभाजन। विभाजन कौन सा हुआ, मियोसिस। मियोसिस है मतलब कौन सा विभाजन हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। इस अर्धसूत्री विभाजन से क्या बने आपके पास में, तो इनसे बने माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, लघु बीजाणु। और आप तो जानते हैं लघु बीजाणु, ये हमारे पास में लघु बीजाणु, ये संरचना अभी जो बनाई थी मैंने लघु बीजाणु, मैं एक ही संरचना बना रहा हूं, लेकिन मैंने अभी आपको कहा था ये लघु बीजाणु आपके पास में कितने हैं, 4 है। 4 है तो क्या बोलते हैं, टेट्राड के नाम से जान लेंगे। यहां आपके पास है इस लघु बीजाणु के अंदर हमारे पास में यहां विभाजन हो जाएगा, और यहां होने वाला विभाजन है वो कौन सा विभाजन है बेटा जी, माइटोसिस है। माइटोसिस विभाजन है मतलब कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ।
और अगर समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ एक से कितनी कोशिकाएं मिल जाएगी, 2 कोशिकाएं। लेकिन ये जो समसूत्री विभाजन होगा वो कैसा होगा, एसिमेट्रिकल होगा, मतलब आपके पास असममित होगा। और अगर असममित हुआ है तो यहाँ पर आपके पास में कोशिकाएं कितनी बनेगी, 2 कोशिकाएं बन जाएगी। और यहाँ 2 कोशिकाओं में आपके पास में एक सेल तो बनेगी जिसे हम लोग यहाँ पर कह देते हैं वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल आपके पास है बेटा जी, वेजिटेटिव सेल, या जिसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर कायिक कोशिका। कौन सी कोशिका है, कायिक कोशिका। क्या काम करती है, पोषण प्रदान करती है। अगर यहाँ पे पूछें ये जो कायिक कोशिका है इसमें आपके पास में अनियमित प्रकार का क्या मिलता है आपके पास में, केंद्रक है। और ये कोशिका होती भी कैसी है, बड़ी। कौन सी, वेजिटेटिव वाली। आपके पास में कह रहे हैं आवाज में आपके पास में थोड़ी सी आवाज फटी हुई आ रही है, ऐसा है क्या आपके पास में, देखना भाई एक बार क्या है। ठीक है, आवाज अभी देख लेते हैं टेक्निकल टीम से कह के, ठीक है, उसमें कोई चेंज होगा तो अभी कर लेंगे, बाकी तो देख लेंगे। ठीक है, तो वेजिटेटिव आपके पास है कायिक कोशिका है, इनमें हमारे पास है पोषण से रिलेटेड काम करेगी, अनियमित केंद्रक के फॉर्म मिलेंगे और सामान्यतः बड़ी मिल जाएगी। इसके अलावा एक और कोशिका फॉर्म देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग यहाँ पर कह देंगे ये होगी जर्म सेल या जनरेटिव सेल के फॉर्म है, जिसे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ये कौन सी होगी बेटा जी, जननिक कोशिका। कौन सी कोशिका होगी, जननिक कोशिका। और यहाँ का जो आपके पास में केंद्रक है वो केंद्र कैसा होता है आपके पास में बेटा, तरकु रूपी आपके पास में, यानी कि थ्रेड जैसे हमारे पास देखने को मिलेंगे। तो बेटा याद रखो, सबसे पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और इस लघु बीजाणु के अंदर समसूत्री विभाजन हुआ, वो भी असममित था। तो कितने फॉर्म बने, 2। तो यहाँ 2 कोशिकाएं बनी है, जननी कोशिका और कायिक कोशिका। इसे हम लोग कहते हैं 2 सेल स्टेज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं बेटा जी, 2 सेल स्टेज। चलो मुझे बताओ, अगर एग्जाम में आपको कोई कह दे कि द्विकोशिकीय अवस्था के लिए कितने समसूत्री विभाजन और कितने अर्धसूत्री विभाजन का होना आवश्यक है, तो याद रखना समसूत्री कितने और अर्धसूत्री कितने। ये एक तो अर्धसूत्री हुआ और एक विभाजन कौन सा हुआ, समसूत्री। तो याद रखना 2 सेल स्टेज, या फिर हमारे पास लिख सकते हैं 2 कोशिकीय अवस्था। 2 कोशिकीय अवस्था के लिए आपके पास में एक तो क्या होगा आपके पास में, मियोसिस होगा, और एक ही क्या होगा, माइटोसिस। और अगली लाइन और इंपॉर्टेंट है, 60% एंजियोस्पर्म में यही देखने को मिलेगा, यानी 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज है आपके पास में। आप कहेंगे क्या 3 सेल स्टेज भी है, बिल्कुल 3 कोशिकीय अवस्था भी है। लेकिन बेटा याद रखना 3 कोशिकीय अवस्था कब आएगी, जब आपके पास में ये जो जननी कोशिका है फिर से डिवीजन करेगी, और डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। और ये जो 2 कोशिकीय वाली अवस्था हम लोग देख रहे हैं हमारे पास में 2 सेल स्टेज है, इसी का नाम क्या आपके पास में, परागकण है, या कह सकते हैं यही कौन है आपके पास में बेटा जी, पोलन ग्रेन है। यही कौन है आपके पास में बेटा जी, मेल गैमीट है। ठीक है, यानी लिख सकते हैं यही कौन है आपके पास में, नर युग्मोद्भिद है। कौन है, नर युग्मोद्भिद है। अब ये जो समसूत्री विभाजन करेंगे, कौन सी, जर्म सेल आपके पास में, जननी कोशिका अगर विभाजन करती है समसूत्री विभाजन से, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 2 नर युग्मक बनेंगे। क्या बन जाएंगे, 2 नर युग्मक। यानी जननी कोशिका से तो कितने नर युग्मक बने, 2, और एक कोशिका अपने पास पहले से जो कौन सी है, कायिक कोशिका। तो 2 नर युग्मक की कोशिका और एक कायिक कोशिका, कुल कितनी कोशिका होगी, 3। और इसी का नाम है आपके पास में 3 सेल स्टेज। क्या कहने वाले हैं यहाँ पर, इसमें मैं लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एक नर युग्मक के रिलेटेड 2 हो गए, और आपके पास में एक कौन है, कायिक कोशिका। कौन है, कायिक कोशिका। और यहां आपके पास में अगर इनको हम लोग मिला दें तो यही हमारे पास में क्या बन जाते हैं, ये हो जाएंगे आपके पास में 3
सेल स्टेज, या हमारे पास में त्रिकोशिकीय अवस्था। एक क्वेश्चन का आंसर दो तो और ज्यादा मजा आ जाए। एग्जाम में तुमसे कह दिया जाए कि हमारे पास 3 कोशिकीय अवस्था के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन और कितने समसूत्री विभाजन देखने को मिलेंगे, इसको डायग्राम को देखकर बताओ। देखो यहाँ पे एक अर्धसूत्री ये हो गया, एक समसूत्री इधर है और एक समसूत्री विभाजन इतने हैं। तो यहां अगर पूछे तो एक अर्धसूत्री होगा और 2 क्या हो जाएंगे, समसूत्री। तो यहां मैं लिख देता हूं आपके पास में, एक तो क्या मिलने वाला है, मियोसिस, और 2 क्या मिलने वाले हैं, माइटोसिस मिलेंगे। और ये कहां मिलता है, 40% एंजियोस्पर्म में मिलेगा। तो याद रखना 3 कोशिकीय अवस्था और आपके पास द्विकोशिकीय अवस्था। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक तो मिलेगा 2 सेल स्टेज और एक होते हैं आपके पास में 3 सेल स्टेज। यहां कोई पूछे तो आपके पास में एक तो क्या होगा, मियोसिस, और एक ही क्या होने वाला है, माइटोसिस। इधर चेक करोगे तो एक क्या होने वाला है, मियोसिस, और 2 क्या होंगे, माइटोसिस देखने को मिल जाएंगे। तो ये कितने प्रतिशत, 60% एंजियोस्पर्म में, याद रखना। और ये वाले चेक करेंगे तो 40% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगी ये स्टेज आपके पास में। याद रह जाएगा आपके पास में 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज। बताओ मुझे द्विकोशिकीय अवस्था के लिए कौन सी 2 कोशिकाएं हैं, 2 कोशिकाओं के नाम बताओ जल्दी से आपके पास में। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में 2 कोशिकीय अवस्था के लिए यहां देखेंगे तो एक हो जाएगा जननी कोशिका और एक मिलेगी कायिक कोशिका। और कोई पूछे 3 कोशिकीय के लिए है तो एक तो वो कायिक कोशिका और जननी कोशिका ने फिर विभाजन करके कितने नर युग्मक बनाए, 2। तो 2 नर युग्मक और एक कायिक से रिलेटेड। ये देखो यहां पर है, आसानी है आपके पास में, ये रहा, सारे फॉर्म यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ मैं जल्दी से एक बार क्विक फॉर्म में बता देता हूं जिससे चीजें आसान हो जाए। लघु बीजाणु मात्र कोशिका 2n थी, इसने अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाए, लघु बीजाणु। इस लघु बीजाणु के अंदर समसूत्री विभाजन हुआ और असममित होकर कितनी कोशिकाएं के फॉर्म बने, 2। एक का नाम क्या है, कायिक कोशिका, और एक का नाम क्या है, जननी कोशिका। तो 2 कोशिका बनी तो इसे हमने कह दिया 2 सेल स्टेज। तो एक अर्धसूत्री हुआ और एक समसूत्री हुआ। फिर ये जननी कोशिका आगे और विभाजन किया समसूत्री, तो इसके बाद में इसने 2 नर युग्मक बना दिए और एक पुरानी सेल है ही है कायिक कोशिका। तो टोटल कितनी सेल हो गई, 3 है। इस प्रकार से 3 कोशिकीय अवस्था 40% में और देव कोशिकीय अवस्था है वो 60% के अंदर देखने को मिल जाती है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें छोटी छोटी है लेकिन आपको सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है बेटा जी, चलें अब थोड़ा सा और आगे देखें। हमारे पास में इसको मैंने समराइज कर लिया 2 सेल और 3 सेल स्टेज के लिए। 2 कोशिकाओं के लिए नाम लिख सकते हैं, कौन कौन सी 2 कोशिकाएं, यहां वाले मैंने 2 लिखा ना, 2 में कौन है, एक तो हमारे पास में यहां पर है कायिक कोशिका और दूसरी कौन सी है आपके पास में, जननिक आपके पास में कोशिका। और इधर वाले में कितनी है, 3, जिसमें के एक तो कौन हो जाएगी, कायिक कोशिका, और आपके पास 2 क्या हो जाएंगे, नर युग्मक। इस प्रकार से हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसमें सारी चीजें आपके पास में मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चले अब हमारे पास में नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो परागकण है, ठीक है, जिसे हम लोग यहां पर अभी तो क्या लिख रहे हैं, माइक्रोस्पोर है, वही 2 सेल बना के आगे चलकर क्या बना रहे हैं बेटा जी, पोलन ग्रेन है। कोई पूछे कि पोलन ग्रेन है, इनकी बेटा जी साइज कितनी होती है, तो याद रखना 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज आपके पास में देखने को मिलेगी। अगर इनकी साइज इतनी छोटी है तो हमारे पास में यह कई प्रकार के डिजीज या रोग कर सकते हैं, मतलब इसको कारण अस्थमा हो सकते हैं, श्वसन संबंधी रोग आपके पास में ब्रोंकाइटिस जैसे रोग देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखना इनकी साइज छोटी है तो आपके पास में यहां पर क्या हो सकती है,
एलर्जी भी हो सकती है। एलर्जी में हमारे पास में लिख सकते हैं कौन से, श्वसन संबंधी रोग हो सकता है, और यहां आपके पास और क्या देखने को मिलेगा, अस्थमा है वो भी हो सकता है। क्योंकि आपके पास में छोटे फॉर्म में अगर हम लोग इनहेल करते हैं, अगर किसी पुष्प को सूंघते भी हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पराग कण है वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी श्वसन नली में जाकर संक्रमण की स्थिति है वो आपके पास में पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ कुछ पॉइंट और इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे बेटा बात करें कि हमारे पास में जो पराग कण है उनकी जीवन क्षमता कितनी है, तो याद रखना आपके पास में जीवन क्षमता डिपेंड करती है कि किस प्रकार के प्लांट है। जैसे अगर मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पास में कोई अनाज वाले हैं, अनाज में जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास में गेहूं हो गया या फिर चावल से रिलेटेड है, तो इनका जीवन क्षमता कितनी है, तो इनकी जीवन क्षमता कितनी है, 30 मिनट के लिए है, इनसे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में यहीं पे चेक करें कुछ एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे कुछ फैमिली आती है जिसे कहते हैं सोलेनेसी, यहीं पर आपके पास में है सोलेनेसी के बाद में फैबेसी, फैबेसी, इसके अलावा आपके पास में रोजेसी। अगर इनके लिए जीवन क्षमता देखें तो वो आपके पास 1 महीने से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब इनकी जीवन क्षमता महीनों तक हो सकती है। तो याद रखना गेहूं और चावल के पराग कणों की जीवन क्षमता कितनी, 30 मिनट। लेकिन कुछ फैमिलीज है, इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, सोलेनेसी, फैबेसी और रोजेसी, याद तो रख जाएगा आपके पास में, आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखने आपके पास में, 16 फरवरी रोज डे, वैसे 16 होता नहीं है तो उसमें दिमाग लगाना नहीं है आपके पास में, ये नहीं कहना सर 16 का, वो तो 14 तारीख होती है, वो अलग खेल है। लेकिन अभी इसको याद रखना है, 16 से क्या याद रखना है, सोलेनेसी, फैब से क्या याद रखना है, फैबेसी, रोज से क्या याद रखना है, रोजेसी। ये तो बहुत आसान हो गया। कौन कौन से हो गए, सोलेनेसी, फैबेसी और रोजेसी। और एक और चीज, ये जो फैबेसी एसी का दूसरा नाम क्या आपके पास है बेटा जी, लेग्यूमिनेसी। क्या नाम है, लेग्यूमिनेसी। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि फैबेसी की जगह वो क्या लिख दे आपके पास में, लेग्यूमिनेसी, तो भी आसानी से आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग बता सकते हैं। तो ये इनका क्या हो गया आपके पास में, जीवन क्षमता के फॉर्म हो गए। इसके अलावा अगर हम लोग यहां पर देखें तो इनका और भी यूटिलाइज किया जा सकता है। क्या यूज किया जाएगा, ये जो बेटा जी जो पराग कण है इनका उपयोग किया जा सकता है, किस रूप में, पोषण के रूप में इनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास में न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो टैबलेट है वो बनाने में यूज किया जा सकता है। आपके पास में सिरप है उनमें इनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट फॉर्म में चेक करेंगे, जो आपके पास में धावक होते हैं, एथलीट्स होते हैं, धावक अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए भी इनका यूज करते हैं। या फिर जो आपके पास में राइडिंग हॉर्स के लिए जो आपके पास में घोड़े हैं, इनकी क्षमता है, इस क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आपके पास है पोषण की दृष्टि से टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के रूप में, एथलीट्स धावक अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, घोड़ों की स्टेमिना बढ़ाने के लिए, इन सभी के लिए भी आपके पास में पराग कण को यूज किया जा सकता है। आप कहेंगे सर क्या पराग कणों को लंबे समय तक प्रिजर्व या फिर सुरक्षित किया जा सकता है? बिल्कुल बेटा जी, पराग कणों को लंबे समय तक संरक्षित भी किया जा सकता है। यदि हमें पराग कणों को लंबे समय तक सुरक्षित करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे पास में ये जो पराग कण है उनका क्या करना है बेटा, संरक्षण करना है। तो इसके लिए जो विधि, इसका नाम क्या आपके पास में, क्रायो प्रिजर्वेशन। और बेटा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रायो प्रिजर्वेशन में हमेशा याद रखना लिक्विड फॉर्म में क्या चाहिए, नाइट्रोजन, और टेम्परेचर चाहिए वो भी माइनस में।
कितना 196 डिग्री आपके पास में सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर माइनस में रखेंगे तब परागकणों को लंबे समय तक आपके पास में संरक्षित किया जा सकता है। तो ये कंडीशन आपके पास में देखने को मिल जाएगी। क्लियर है, याद हो जाएगा भाई। इस तरीके से हम लोग यहां पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसे हम लोग यहां पर पोलन बैंक के नाम से भी जानते हैं। किन नाम से जानेंगे बेटा जी? पोलन बैंक। और जिनका संरक्षण हमारे द्वारा किया जाता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? दो सिस्टम होते हैं, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। स्व स्थान और बही स्थान। किसी चीजों को उसी के वातावरण में अगर वहीं पर बचा लिया जाए तो वो क्या है? इन सीटू। हमारे द्वारा बनाए गए हैं तो वो क्या आपके पास में? एक्स सीटू। तो इसके लिए तो हम ही यहाँ पर बचा रहे हैं, टेम्परेचर हम ही प्रदान कर रहे हैं। तो ये आपके पास में याद रखना एग्जाम्पल है किसका आपके पास में बेटा जी? एक्स सीटू का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल किसका है? एक्स सीटू। या फिर हिंदी में लिख सकते हैं इसे हम लोग क्या कहने वाले हैं? बही स्थान है आपके पास में, ऑन साइड, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? ऑफ साइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक और बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास से बन जाता है कि जो पोलन बैंक है वो बताओ किसका उदाहरण है? इन सीटू का है या एक्स सीटू का है? तो बता देंगे कौन सा है? एक्स सीटू है। लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए कौन है? क्रायो प्रिजर्वेशन। टेम्परेचर कितना? माइनस में चाहिए, वहां पर भी कितना? 196 डिग्री के फॉर्म में रह जाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमारे सब कुछ काम की है। ये याद रह जाएंगे आपको बेटा। या जीवन क्षमता गेहूं और चावल के लिए 30 मिनट है। सोलेनेसी, फेबेसी और रोजेसी के लिए कितने हैं आपके पास में? महीनों तक हो सकते हैं। पोषण की दृष्टि से टैबलेट है, सिरप है। इसके अलावा धावक या फिर घोड़े की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? परागकण। एलर्जी के फॉर्म भी होते हैं, जैसे आपको एक ग्रास से रिलेटेड नाम होगा पार्थेनियम या कैरेट ग्रास के फॉर्म। तो पार्थेनियम है वो भी क्या करते हैं आपके पास में? एलर्जी के फॉर्म मिलेंगे। लिख देते हैं किससे रिलेटेड आपके पास है बेटा जी? पार्थेनियम। कैरेट घास या फिर हमारे पास में गाजर घास के लिए बात करें तो वो आपके पास में एलर्जी कॉज करने की स्थिति देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीजें यहां पर आपके पास में रह जाएगी। तो ये यहां वाले सेशन में बेटा आज हमने बात कर ली कि परागकण से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्म मिलेंगे। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे चलेंगे जहां आपके पास में कार्पेल या पिस्टिल यानी स्त्री केसर पे बात की जाएगी। तब तक के लिए बेटा नेक्स्ट आगे इसी से कनेक्ट रहेंगे क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनकर आता है। चैप्टर काफी बड़ा भी है। यहाँ पे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होगा, ये एंजियोस्पर्म ही है जो आपके पास से कंटिन्यू यहाँ पर चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, चलें। जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे।